Hello everyone. Today I have come to discuss the topic on blood clotting. It is a chapter under body fluids and circulation. So we are discussing the human circulatory system. We have studied about the heart, the blood vessels and blood. Today an important topic on blood clotting. इससे क्वेश्चन जनरली आ ही जाते हैं, ठीक है। इसके पहले कुछ इंस्पिरेशनल बातें कर ली जाएं, जैसे कि क्या है आज का। The mind is not a vessel to be filled, but a fire to be ignited. So इसीलिए माइंड को हमेशा कुछ न कुछ इग्नाइट करने के लिए नॉलेज लेते रहिए, कहीं से भी कुछ कुछ पढ़ते रहिए, है ना। अगर पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हैं 11th में तो भी स्टार्ट कर दीजिए, 12th वाले तो ऑफ कोर्स स्टार्ट कर चुके होंगे। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक ऑन ब्लड क्लॉटिंग। So ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, नॉट इवन जस्ट फॉर द नीट बट ऑल्सो फॉर अदर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स। सो इसमें मेनली क्या हम लोग आज स्टडी करेंगे, जैसे कि खून, कभी भी हाथ कट गया हो किसी का तो कैसे खून जम जाता है, तो खून का थक्का जमना इज अबाउट ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। हाथ किसी सभी लोगों का कभी ना कभी कटा होगा जैसे, तो उसमें ये आप लोग कैसे खून जमता है ये हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो इसको जानने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हीमोस्टेसिस के बारे में जान लीजिए। क्या हीमोस्टेसिस, व्हाट इज हीमोस्टेसिस? हीमोस्टेसिस क्या होता है? देखिए, हीमो वर्ड दो वर्ड से बना हुआ है। किससे? एक तो हीमो है और दूसरा क्या है? स्टेसिस। हीमो का मतलब ब्लड से रिलेटेड है, स्टेसिस का मतलब क्या है? ब्लड, किसी भी चीज को रुकना। तो ब्लड के रोकने का तरीका को क्या बोलते हैं? हीमोस्टेसिस, ठीक है। तो अगर छोटे मोटे ब्लड वेसल्स है तो ऑटोमेटिक बॉडी उसको रिकवर कर लेता है, ब्लड रोक देता है। बट अगर ज़्यादा कट हो गया, कोई ट्रॉमा, एक्सीडेंट्स वगैरह में, तो सर्जिकल इन्वॉल्वमेंट, सर्जिकल इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होगा, सूचर्स एंड ऑल वो सब का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। एक इससे मिलता जुलता टर्म है होम्योस्टेसिस, है ना। होम्योस्टेसिस, ये होम्योस्टेसिस आप लोग सभी लोगों ने सुना होगा। होम्योस्टेसिस क्या है? हीमोस्टेसिस तो ब्लड से रिलेटेड है, होम्योस्टेसिस इट इज मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि बॉडी के अंदर जो भी एनवायरनमेंट है, बॉडी का रेगुलर टेम्परेचर है, बॉडी का 37 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, बॉडी का ब्लड का पीएच हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये सब बॉडी के अंदर जितने भी चीज है, फीचर्स है, वो सबको एक कांस्टेंट लेवल में मेंटेन करता है बॉडी। उसको क्या बोलते हैं? उसको होम्योस्टेसिस। तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है स्पेलिंग का, ठीक है। हीमोस्टेसिस एंड होम्योस्टेसिस, ठीक है। जैसे कि ब्लड वेसल इंज्योर हो गया तो उसको कैसे हील करता है बॉडी, उसका मेनली 3 स्टेप्स है। क्या क्या? ब्लड वास्कुलर स्पाज्म, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन और फिर ब्लड क्लॉटिंग। जो ब्लड क्लॉटिंग हम लोग जो एक्चुअली में 3rd स्टेप है। वास्कुलर स्पाज्म में क्या होता है? मतलब स्पाज्म मतलब कोई भी चीज का कंस्ट्रिक्ट करना, छोटा हो जाना, ठीक है। 1 मिनट। तो वास्कुलर स्पाज्म क्या है कि सपोज ये एक ब्लड वेसल है, इसके अंदर ऐसा कट हो गया, सपोज ऐसा कट हो गया, ऐसा ब्लड वेसल कट गया, तो फिर क्या करेगा? ब्लड विल ट्राई टू कॉन्स्ट्रिक्ट, ऐसा ब्लड पतला हो जाएगा, है ना। ब्लड विल ट्राई टू कॉन्स्ट्रिक्ट। इधर एंड इसका दिख रहा है, एंड बना रहा हूं मैं, एंड ये ऐसा पतला हो जाएगा। तो इस तरह, ताकि ब्लड का बहाव को कम करने का कोशिश करेगा, ज़्यादा ब्लड बाहर ब्लड वेसल से नहीं जाए, ठीक है। तो ये हो गया क्या? अबाउट ब्लड कंस्ट्रिक्शन, वैस्कुलर स्पाज्म। तो बेसिक स्टेप ये है। फिर उसके बाद क्या होगा? प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। प्लग मतलब कि गुच्छा, है ना। प्लेटलेट का गुच्छा बन जाएगा यहाँ पे, ऐसा ये जो स्पेसेस है यहाँ पे प्लेटलेट ऐसे कवर करा ग्रुप बना देंगे। जैसे कि यहाँ पे भी आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ देखिए प्लेटलेट ऐसा प्लग बन रहा है, प्लेटलेट का ग्रुप बन रहा है, ताकि वो कोशिश कर रहा है, पट्टी है ना, मलहम पट्टी बनाने का कोशिश कर रहा है, उसको जो गैप जो कट हुआ है उसको फिल करने का कोशिश कर रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, 3rd स्टेप क्या है? ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में कुछ नहीं है, प्लेटलेट प्लग को ही मजबूती प्रदान करना। वो क्या है? ब्लड क्लॉट फॉर्म करना, जिसमें कि फिब्रिन ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा नेटवर्क बना लेते हैं
और इसी नेटवर्क में सब जो कि जितने ब्लड वेसल्स है, जैसे कि आरबीसीज हो गए, डब्ल्यूबीसीज हो गए, प्लेटलेट्स है ना, ये सब इसमें फंस जाएंगे। तो इस तरह से सॉलिड क्लॉट बन जाएगा, बहुत मजबूत रहेगा वो, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लॉट। तो उस प्रोसेस को हो गया ब्लड क्लॉटिंग। तो ये तीनों स्टेप्स हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला क्या है, वैस्कुलर स्पाज्म, है ना। वैस्कुलर स्पाज्म क्या है, जैसा कि हमने बताया स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होता है, हमने पढ़ा था ब्लड वेसल्स वाले चैप्टर में, है ना। अंदर में एंडोथेलियल सेल होता है जिसको ट्यूनिका इंटरना बोलते हैं। फिर उसके बाद ट्यूनिका मीडिया होता है स्मूथ मसल्स वगैरह का बना हुआ। फिर ट्यूनिका एक्सटर्ना होता है सबसे बाहर, जो कि कोलेजन, यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स वगैरह ऐसे सब प्रेजेंट होते हैं। तो वैस्कुलर स्पाज्म में क्या हुआ, स्मूथ मसल्स जो प्रेजेंट है सेकंड लेयर में हमारे, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, है ना, कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि ओवरऑल ये जो थिकनेस है ब्लड वेसल का वो कम हो जाएगा और ब्लड बाहर निकलना बंद हो जाएगा। तो इट विल रिड्यूस द ब्लड लॉस, इट विल रिड्यूस द ब्लड लॉस। और फिर ये समय देता है कुछ मिनट, सेवरल मिनट, ताकि बाकी जो स्टेप है यानी कि प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन और ब्लड क्लॉटिंग, ये दोनों धीरे धीरे एक एक करके फिर हो। तो ये समय देता है ब्लड को बाकी और दोनों स्टेप्स होने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिक इसका फंक्शन है, वैस्कुलर स्पाज्म, फंक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अबाउट प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। प्लेटलेट प्लग क्या है भाई, इसके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। पहला क्या है, प्लेटलेट एडेशन, मतलब कि चिपकना। फिर प्लेटलेट एक्टिवेशन एंड सिक्रीशन, मतलब प्लेटलेट एक्टिवेट होंगे, जैसे कि हमने प्लेटलेट वाले क्लास में देखा था कि जैसे वो स्वेलअप हो जाते हैं, डेंड्राइट्स अपना प्रोसेस बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस, और फिर वो कुछ सिक्रीट करते हैं केमिकल्स। तो वो सेकंड स्टेप है। फिर क्या है, प्लेटलेट एग्रीगेशन, मतलब कि प्लेटलेट ग्रुप बना लिए, इकट्ठे हो गए एक जगह, कलेक्ट हो गए, एक ग्रुप ऑफ मास बना लिए, जिसको कि प्लेटलेट एग्रीगेशन बोलते हैं। तो ये तीनों प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन इस तरह बंद हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो जैसे यहाँ पे प्लेटलेट आया, देखिए एडेशन हुआ यहाँ पे, 1 मिनट, ये देखिए एडेशन हुआ यहाँ। फिर उसके बाद एक्टिवेशन हुआ, कुछ डेंड्राइट जैसा सेल बना, फिर केमिकल्स रिलीज करने लगा, सिक्रीशन हुआ। फिर उसके बाद ग्रुप बना लिए, इकट्ठे हो गए, ताकि ब्लड को बाहर नहीं जाने दे, है ना। मलहम पट्टी बनाना है ना, उनका यही काम है प्लेटलेट का। और छोटे मोटे ब्लड वेसल हो गए तो प्लेटलेट प्लग से ही रुक जाएगा, ज़्यादा अगर डैमेज हो गया तो फिर उसको ब्लड क्लॉटिंग का मदद लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया अबाउट दिस 3 स्टेप्स। तो इसके अंदर फिर क्या है, प्लेटलेट एडेशन। प्लेटलेट एडेशन क्या है कि बस चिपकना और कुछ नहीं। प्लेटलेट के बाहरी लेयर हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर में, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होता है लेयर, जो कि चिपचिपा होता है, म्यूसिलेजिनस होता है, तो स्टिकी होता है। तो वो जो कोलेजन फाइबर्स, जैसे कि ये देख रहे हैं कोलेजन फाइबर्स, ये एक्सपोज हो गए ब्लड वेसल्स का। जैसे कि सपोज ये ब्लड वेसल्स है, तो ये इसके अंदर डैमेज हो गया, तो इसके अंदर जो कोलेजन फाइबर्स वॉल्स में प्रेजेंट है वो एक्सपोज हो जाते हैं ऐसे, है ना। तो उसके कांटेक्ट में प्लेटलेट आ गया तो प्लेटलेट उससे अटैच हो जाता है, क्योंकि स्टिकी होता है। कोई भी चीज़ अगर आएगा फाइबर जैसा चीज़ और ब्लड फ्लो कर रहा है, तैर रहा है, प्लेटलेट उससे कांटेक्ट में आ गया तो उससे चिपक गया, तो ये क्या हो गया, प्लेटलेट एडेशन। यानी कि जो भी डैमेज ब्लड वेसल से कोलेजन फाइबर से टिक करना क्या हो गया, प्लेटलेट एडेशन। फिर उसके बाद क्या हो गया, प्लेटलेट एक्टिवेशन। देखिए सेकंड फर्स्ट वाले डायग्राम में इसमें प्लेटलेट कैसे स्वेलअप हो रहा है और फिर इसमें प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस बन रहे हैं और उसके अंदर ऐसा डेंड्राइटिक लाइक स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। तो ये अबाउट ये प्लेटलेट एक्टिवेट हो जा रहा है, ठीक है। फिर इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स, प्लेटलेट एक्टिवेटेड प्लेटलेट हो गया विद डेंड्राइटिक प्रोसेस, ये कुछ केमिकल्स ऐसे सिक्रीट कर रहे हैं वो, ताकि और भी प्लेटलेट को वो बुलाते हैं और चलो आओ काम करना है ना, ये पट्टा जैसा बनाना है ताकि ब्लड बाहर नहीं जाए। तो क्या क्या केमिकल्स है वो याद रखना है। एडीपी का फुल फॉर्म आप लोग जानते ही होंगे, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और थ्रोम्बेक्सिन A2, ठीक है। ये एटलीस्ट 2 नाम याद रखिएगा, ठीक है। थर्ड स्टेप इसका क्या हुआ, प्लेटलेट एग्रीगेशन, ग्रुपिज्म बना देना, ग्रुप है ना। तो ये जो केमिकल सिक्रीट करते हैं वो बाकी सारे प्लेटलेट को बुलाते हैं और वो सब एक दूसरे से स्टिक हो जाते हैं, है ना। एक एरिकडोनिक एसिड भी याद रखिएगा, एरिकडोनिक एसिड है ना, एडीपी, थ्रोम्बेक्सिन और एरिकडोनिक एसिड, ये तीनों केमिकल्स रिलीज करते हैं जिससे कि सारे प्लेटलेट्स को एक तरह से सिग्नल सेंड करते हैं और सब प्लेटलेट को बुलाते हैं और वो ग्रुप बना लेते हैं, एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, एक्यूमुलेट होकर एक मास बनाते हैं। उस मास को क्या बोलते हैं, प्लेटलेट प्लग,
ठीक है, समझ गए? आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे भी इस डायग्राम में देख सकते हैं जैसे कि प्लेटलेट्स इकट्ठा हो गए, एडीपी रिलीज कर रहे हैं, थ्रोम्बोक्सिन A2 और बाकी सब प्लेटलेट एक ग्रुप होके प्लेटलेट प्लग बना दिया। तो प्लेटलेट प्लग के बारे में एक चीज़ जानना है ज़रूरी है, याद रखिएगा कि इफेक्टिव इन स्मॉल ब्लड वेसल, छोटे है तो वो काम कर जाएगा मलहम पट्टी, बट अगर लार्ज ब्लड वेसल का इंजरी हो गया तो उसको रीइंफोर्समेंट चाहिए किसका, है ना, और मदद चाहिए, दूसरे सैनिक को बुलाना होगा और मदद उसको चाहिए होगा, है ना, हायर, है ना, जैसे कि सैनिक सोल्जर लोग है ना, तो और राजा महाराजा लोग को बुलाते हैं, युद्ध कैसे होता है, तो उसी तरह सिंपल में तो काम हो गया, बट अगर लार्जर इंजरी हुआ तो फिब्रिन थ्रेड्स और यानी कि ब्लड क्लॉटिंग का मदद लेना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा, ब्लड क्लॉटिंग। जैसे कि ज़्यादा इंजरी हो गया तो ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने के लिए क्लॉटिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। हीमोस्टेसिस का ये लास्ट स्टेप है। ठीक है, तो सेकेंड फर्स्ट स्टेप क्या था, प्लेटलेट एग्रीगेशन, सॉरी पहला तो जो ब्लड वेसल का कंस्ट्रिक्शन है ना, वेजो कंस्ट्रिक्शन या वैस्कुलर स्पैज्म, और दूसरा है प्लेटलेट एग्रीगेशन, और फिर थर्ड मतलब कि उसके अंदर हम लोगों ने प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन कैसे हुआ वो देखा। फिर थर्ड क्या है, ब्लड क्लॉटिंग। इसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग के अंदर बेसिकली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे ऐसे नेटवर्क बना लेता है, फिर उसके अंदर जो भी डैमेज आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो भी है सब इसमें से फंस जाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं और फिर ये ब्लड को बाहर नहीं जाने देते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ फैक्टर्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है, 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें कुछ याद रखना होगा। दे आर नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट, और या फिर जैसा जैसा उनका फंक्शन है, जैसे जैसा काम है, और इनका नाम में 1 से लेकर रोमन न्यूमरल में लिखा रहता है 1 से लेकर 13 तक। इसमें याद रखना है कि जैसे जैसे इनका डिस्कवरी हुआ वैसे वैसे इनका नाम देते गए, जो स्टेप होता है फॉर ब्लड क्लॉटिंग उस आधार पे इनका नामकरण नहीं किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ देयर, है ना, डिस्कवरी, उसके अनुसार इनका सब नाम दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें एक क्रिसमस फैक्टर के बारे याद रखिएगा कि ये पेशेंट्स तो क्रिसमस था उसी के नाम पे फैक्टर नंबर 9 के बारे दिया हुआ है बाकी सब जनरली साइंटिस्ट या फिर उसके फंक्शन के नाम पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो रोमन न्यूमरल फर्स्ट है ना, याद रखिएगा फिब्रोनेजन होता है, सेकंड प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड क्या होता है टिश्यू फैक्टर जिसको थ्रोम्बोप्लास्टिन भी बोलते हैं, और फोर्थ क्या हो गया कैल्शियम आयंस। तो ये 4 तो याद रखिएगा। फिर उसके बाद 8, 9, 10 और 11। ठीक है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर हो गया ना, हीमोफीलिया में भी काम आता है ना, जो हीमोफीलिया सॉरी जो डिजीज़ होता है उसमें इसका डिफिशिएंसी हो जाता है तो हीमोफीलिया ए हो जाता है। ठीक है, फिर हीमोफीलिया बी हो जाता है 9 में, और फिर 11 में हीमोफीलिया सी। 10th भी थ्रोम्बोकाइनेज जिसको बोलते हैं, 10th इज थ्रोम्बोकाइनेज या स्टुअर्ट पावर फैक्टर भी बोला जाता है। ठीक है, 13 को फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखना, सब मोस्टली किस में बनते हैं, लिवर में, सब मोस्टली लिवर में बनते हैं, लिवर। बस ये थर्ड और फोर्थ वाले डैमेज टिश्यू, क्योंकि टिश्यू फैक्टर है तो टिश्यू एक्टिवेटेड प्लेटलेट से बनते हैं, और फिर ये कैल्शियम तो हम लोग डाइट से है ना, बोन्स रिलीज होते हैं और प्लेटलेट स्टोर करके रखते हैं कैल्शियम आयंस, तो वहाँ से आते हैं। तो ये सब इसका सोर्सेज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द कैस्केड। जो कोएगुलेशन कैस्केड एक्चुअली में सीरीज ऑफ रिएक्शन है, सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसको कैस्केड बोला जाता है। कैस्केड बेसिकली लिटरली वर्ड और झरना जो वाटरफॉल होता है उससे लिया गया है। जैसे कि एक झरना एक लेयर है ना, एक पहाड़ से थोड़ा छोटा पहाड़ से बड़ा पहाड़ से ऊपर से होते हुए धीरे धीरे कैसे करके नीचे आ जाता है ना कैस्केड, तो उसको वही उसी को कैस्केड बोला जाता है। वहीं से टर्म लिया गया है कोएगुलेशन कैस्केड। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होगा कि वो सीरीज ऑफ रिएक्शंस होंगे, और इन रिएक्शंस को पढ़ने के लिए हमें मेनली 3 स्टेप्स याद रखने हैं। क्या है, सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, दूसरा क्या है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, फिर तीसरा क्या है फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन। ठीक है, सबसे पहला प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर भाई चलो बना लेंगे। फिर क्यों एक्टिवेटर, क्या नाम में ही छिपा है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर किसको एक्टिवेट करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में आएगा। मैंने क्लास में बताया था कि प्रो वर्ड जहाँ आ गया इसका मतलब कि इनएक्टिव स्टेट में कोई भी प्रोटीन है। ठीक है, तो इनएक्टिव स्टेट पे ये है, तो ये क्या है प्रोथ्रोम्बिन, ये फैक्टर इनएक्टिव है, इट इज एन इनएक्टिव प्रोटीन। तो प्रोथ्रोम्बिन प्रो, या फिर ओजेन आ गया लास्ट में, ओजेन जैसे कि फिब्रोनेजन है,
फिब्रिनोजन आ गया तो फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। फिब्रिनोजन इज इनएक्टिव। जहाँ पे प्रो आ गया या फिर ओजेन आ गया लास्ट में, तो ये सब इनएक्टिव को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स याद रखिएगा। पहले प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन गया, फिर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बनाएगा, फिर थ्रोम्बिन क्या करेगा, थ्रोम्बिन बन गया, थ्रोम्बिन क्या करेगा, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में बना देगा, फिर फिब्रिन और पॉलीमर बना देता है, स्ट्रांग हो जाता है नेटवर्क विथ फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर नंबर 13। चलिए, और फिर जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है उसको बनाने का 2 तरीका है। एक तो जिसको बोलते हैं इंट्रिंसिक, एक इंट्रिंसिक तरीका है अंदर के तरफ, और एक एक्सट्रिंसिक तरीका है बाहर से जो होता है, बाहर से रिलेटेड। तो बाहर वाला जनरली एक्सट्रिंसिक फास्टर होता है क्योंकि वो बहुत कम फैक्टर्स को इन्वॉल्व करता है। जैसे कि टिश्यू डैमेज हो गया तो टिश्यू, जैसे कि बाहर ब्लड वेसल्स के बाहर भी तो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं ना, ब्लड वेसल्स के बाहर भी तो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, तो वो उनके सेल्स कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं जिसको बोलते हैं टिश्यू फैक्टर। दूसरा नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन, तो वो रिलीज करेंगे, वो फैक्टर नंबर 7 को एक्टिवेट करेंगे 7A में, फिर 7A 10th को फैक्टर थ्रोम्बोकाइनेज जिसको बोलते हैं 10 को 10A बना देगा। ये याद रखना है, 10A बनाया, कॉमन चीज है। इधर से ये एक्सट्रिंसिक हो गया क्योंकि ब्लड वेसल्स के बाहर सेल्स से, तो एक्सट्रिंसिक। फिर इंट्रिंसिक क्या है, जो एंडोथेलियल टिश्यू हमारा डैमेज हो गया ब्लड वेसल का, उसके अंदर कोलेजन फाइबर एक्सपोज हो गए, तो फाइबर्स के कांटेक्ट में प्लेटलेट आया, तो प्लेटलेट सरफेस कांटेक्ट किया कोलेजन फाइबर से, तो प्लेटलेट डैमेज, प्लेटलेट और डैमेज ये एंडोथेलियल सेल, कोलेजन फाइबर्स, ये सब उसके कांटेक्ट के थ्रू केमिकल्स जो सिक्रीट करेंगे उनके थ्रू फैक्टर नंबर 12 एक्टिवेट हो जाता है 12A में, फिर 12A 11 को 11A में कर देता है, फिर 11A क्या करता है 9 को 9A में एक्टिवेट कर देता है। A मतलब एक्टिवेटेड फॉर्म, ठीक है। फिर 9A बन गया तो 9A फिर 10th को 10A में करेगा। बेसिकली याद रखना है कि 10A बनाना है, 10A मतलब कि प्लेट फैक्टर नंबर 10 एक्टिवेटेड फॉर्म में थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है। और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर फिर क्या है, हमने पढ़ा था ना, फर्स्ट स्टेप प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है। तो जो 10th होता है 10A प्लस फैक्टर नंबर जो 5, फैक्टर नंबर 10, फैक्टर नंबर 5 और फॉस्फोलिपिड्स जो कि प्लेटलेट के मेम्ब्रेन में होता है, और कैल्शियम, इन चारों को मिला के क्या बोलते हैं, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ठीक है। फैक्टर नंबर 10 हो गया, फैक्टर नंबर 5 हो गया, कैल्शियम हो गया और फॉस्फोलिपिड्स, ये चारों को क्या बोलते हैं, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो बेसिकली प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जब 10A बन गया तो ये सब फैक्टर सब सारे सब चीज मिलकर क्या करेंगे, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये कॉमन में आ जाता है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया, फिर थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में करेगा, ये भी कॉमन है। ये दोनों पाथवेज में कॉमन हो गया, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक में। फिर फिब्रिन 13 में मैंने बताया था क्या होता है, बताइए क्या 13 का नाम है, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, और कैल्शियम आयंस की मदद से स्टेबल फिब्रिन क्लॉट बना लेता है। जो नेटवर्क मैंने बताया था ऐसा ऐसा करके बनाया था ना, ये वाला नेटवर्क, इसके अंदर सब ब्लड वेसल फंस गए तो ये क्या हो गया, क्लॉट हो गया, सारे ब्लड के सेल्स फंस गए, ठीक है। तो ये बेसिक फंडा है, ये आप लोग को याद रखिएगा। चलिए ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ देख लीजिए, वर्ड्स आपके लिए डिटेल इसमें भी लिखा हुआ है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर हो गया, फर्स्ट स्टेप है, इसका 2 पाथवे, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में टिश्यू फैक्टर भी बोलते हैं इसको, टिश्यू फैक्टर क्योंकि और ये शॉर्टर है क्योंकि तुरंत बस 1-2 ही फैक्टर बीच में आए, जल्दी हो गया रिएक्शन, रैपिड होता है विद इन सेकेंड। जब ट्रॉमा सीवियर होता है वो काम करता है, और इसको टिश्यू फैक्टर बोलते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन दूसरा नाम है टिश्यू फैक्टर का, इसीलिए एक्सट्रिंसिक पाथवे को दूसरा नाम क्या है, टिश्यू फैक्टर। एक्सट्रिंसिक नाम में ही बताया मैंने, एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर किसी सेल्स लोकेटेड आउटसाइड ब्लड वेसल, इसीलिए इनको एक्सट्रिंसिक बोलते हैं, ठीक है। टिश्यू फैक्टर मिक्स क्या होता है, इसका कंपोजिशन अगर देखना चाहें तो क्या होता है, फॉस्फोलिपिड और लिपोप्रोटीन दोनों का बना होता है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड और लाइपोप्रोटीन्स। इंट्रिंसिक पाथवे क्या है, जिससे कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है, उसमें क्या है भाई, ये थोड़ा लॉन्गर है, बहुत सारे हमने देखा था 12 से 12A बना ना, 12 पहले एक्टिवेट हुआ है ना, 12 एक्टिवेट होता है,
12 एक्टिवेट होता है, फिर 11 एक्टिवेट होता है, फिर 9 एक्टिवेट होता है, तब जाके फिर 10 बनता है। ठीक है, देखा था ना, 12 के बाद 11 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 10 हुआ, 10A एक्टिवेट हो गया। तो ये लॉन्गर पाथवे इसीलिए है। ठीक है, और ये इंट्रिंसिक है, मतलब अंदर हो रहा है, अंदर, क्योंकि अंदर ब्लड एंडोथेलियल सेल्स के पास वहाँ ब्रेकेज आ गया और वहाँ उसके वॉल्स में ब्लड वेसल के अंदर हो रहा है ना, ब्लड वेसल्स के वॉल में कोलेजन फाइबर है, तो इसीलिए इंट्रिंसिक पाथवे है। और इसमें एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स भी शामिल है, केमिकल्स रिलीज करके इसको एक्टिवेट करता है इंट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, कॉमन फैक्ट पाथवे क्या है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का बन गया ये। तो मैं देखिए, मैंने बताया था फैक्टर 10, फैक्टर 5 फॉस्फोलिपिड्स और कैल्शियम आयंस, ये सब मिलके प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद बाकी कॉमन होते हैं। देखिए इंट्रिंसिक पाथवे इधर हो गया, एक्सट्रिंसिक पाथवे शॉर्ट में देखिए लिखा हुआ है टिश्यू फैक्टर से, देखिए ये बना दिया फर्स्ट प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। इधर इंट्रिंसिक पाथवे कॉन्टैक्ट फैक्टर से बना दिया, कॉन्टैक्ट फैक्टर से बना दिया प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो बेसिकली प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाना है, वो कॉमन पाथवे। फिर उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन से फिब्रिन, फिर फिब्रिन नेट का पॉलीमर। ठीक है, चलिए ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स हो गया। प्रोथ्रोम्बिन में यह इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि विटामिन के बहुत ही एसेंशियल होता है उसके सिंथेसिस के लिए, तो इसके डिफिशियंसी में प्रॉब्लम आ सकती है, ब्लीडिंग रोकने में, क्लॉट फॉर्म करने में समय लगेगा। कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन, फिब्रिनोजन जब फिब्रिन में बनता है तो कौन सा इसमें फैक्टर कौन काम करेगा, थ्रोम्बिन है ना, थ्रोम्बिन बना तो थ्रोम्बिन इसको एक्टिवेट करेगा, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में बना देगा। ठीक है, और ये स्टेबलाइज किससे होता है, 5 फैक्टर नंबर 13। ठीक है, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर इसलिए बोलते हैं। और इसके अंदर क्रॉस लिंक कर देंगे ना, क्रॉस लिंकिंग बिटवीन फिब्रिन थ्रेड्स, ऐसे ऐसा जो नेटवर्क बना, ये देखिए इस तरह ऐसा जैसे जाल नेटवर्क बना दिया, जाल बना दिया है, जिसके अंदर आरबीसीज है ना, रेड कलर का दिख रहा है आरबीसीज, व्हाइट कलर का गोल गोल वाले डब्ल्यूबीसीज हो गए हैं ना, डेंड्राइट टिक शेप वाले प्लेटलेट्स हो गए, तो अब सब इसमें फंस गए और ये क्या बना दिए, एक सॉलिड मास बना दिए, जिसको क्या बोलते हैं, क्लॉट या फिर कोएगुलम, क्लॉट या फिर कोएगुलम। तो इस तरह ब्लड क्लॉट खत्म हो गया, बन गया। ठीक है, ये पूरा स्टेप्स है। फिर इसके बाद क्लॉट रिट्रैक्शन क्या है, क्लॉट रिट्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि ब्लड वेसल्स, कोई भी ब्लड वेसल बना ना, तो यहाँ पे क्लॉट फॉर्म हो गया है, जैसे कि ये ब्लड में बना, यहाँ पे ऐसा क्लॉट फॉर्म हो गया है गैप में, तो यहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स फिर यहाँ पे एक दूसरे को खींचेंगे ना, एंडोथेलियल सेल दोनों के एक दूसरे को खींचते हैं ताकि और फर्दर डैमेज ना हो, फर्दर रिस्क ऑफ डैमेज की ब्लड वेसल डैम और वापस से टूट ना जाए, तो उसको और मजबूती प्रदान करने के लिए क्लॉट रिट्रैक्शन होता है। तो इट इज टाइटनिंग ऑफ द फिब्रिन क्लॉट। ठीक है, इट ऑल्सो पुल्स द एजेस ऑफ द डैमेज ब्लड वेसल्स टुवर्ड्स ईच अदर। और इसी रिट्रैक्शन के समय क्या होता है कि ब्लड क्लॉट में से कुछ सीरम बाहर आ जाते हैं। सीरम क्या है, हमने पढ़ा है, प्लाज्मा। सीरम क्या है बताइए, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो प्लाज्मा बेसिकली प्लाज्मा ही है, बट उसके अंदर से जहाँ सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स, जैसे कि हमने पढ़ा फिब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, ये सब वेरियस 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स है ना, सब उसमें से हटा दो तो वो क्या हो गया, सीरम। ठीक है, और प्लाज्मा में तो पहले से ही सेल्स चले गए, कौन कौन सेल्स है, फॉर्म्ड एलिमेंट जो जो आते हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। तो इसीलिए जो बचा वो येलोइश कलर का, जैसे आप लोग देखे होंगे जब घाव जम जाता है तो यहाँ पे थक्का जम गया, रेड कलर का, डार्क रेड कलर का थोड़ा सा सॉलिड चीज हो गया, फिर उसमें से थोड़ा सा लिक्विड येलोइश कलर का ऊज आउट होता है बाहर, तो उसको क्या बोलते हैं, सीरम। ठीक है, इट इज कॉल्ड सीरम। ठीक है, तो सीरम फिब्रिन थ्रेड्स के बीच से आराम से आसानी से नेटवर्क है, नेटवर्क बना हुआ, नेटवर्क के अंदर से फ्लूइड चला जाता है, बट जो चीज जिस क्लॉट बनाया है वो सब बाहर नहीं चला जा पाता है, तो बाहर जो चला गया फ्लूइड उसको क्या बोलते हैं, सीरम, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सब नॉर्मल स्टेप्स है क्लॉट रिट्रैक्शन, है ना।
जो हीमोस्टेसिस में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हीमोस्टेसिस को एक बार रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए क्या है हीमोस्टेसिस। ये रहा आपका हीमोस्टेसिस। तो हीमोस्टेसिस हम लोगों ने इस तरह आज पढ़ा। हीमोस्टेसिस हम लोगों ने क्या देखा आज, 3 स्टेप्स है, वैस्कुलर स्पाज्म, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन और तीसरा क्या है, कोएगुलेशन कैस्केड। ठीक है, पहला क्या है, वैस्कुलर स्पाज्म, और दूसरा है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन और तीसरा क्या है, ब्लड क्लॉटिंग या फिर कोएगुलेशन कैस्केड, मतलब कोएगुलेशन रिएक्शन। तो वैस्कुलर स्पाज्म में क्या देखा हम लोगों ने, जैसे कि कट हो गया कहीं भी, सपोज यहाँ पे ऐसा कट हो गया, तो उस एरिया में ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे, मतलब कि उसका डायमीटर कम होगा, पतला करेगा ताकि ब्लड फ्लो कम हो, ताकि ब्लड ज्यादा बाहर नहीं जाए, कम ब्लड बाहर जाए। तो ये क्या हो जाएगा, वैस्कुलर स्पाज्म। ठीक है, फिर सेकंड में क्या करेगा, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, उसके अंदर प्लेटलेट्स आएंगे, है ना, अटैच हो जाएंगे, कोलेजन फाइबर एक्सपोज हो गया तो उसमें से अटैच हो जाएंगे, फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के, जैसे कैसे समझो कि रोक रहे हैं, तो वो इकट्ठा होके सब एक दूसरे को एक्टिवेट हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, स्टिकी होते हैं और वहाँ कुछ केमिकल्स रिलीज करने लगेंगे, जैसे कि एडीपी हो गया और थ्रोम्बोक्सिन A2। तो ये सब रिलीज करके और भी प्लेटलेट्स को बुलाएंगे, इकट्ठे होकर एक मास बना देंगे जिसको बोलते हैं प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। प्लग हो गया मतलब कि गैप में प्लग फिट हो गया, यानी कि गैप को फिल कर दिया, तो वो इस तरह ब्लड को रोकने का कोशिश करेगा। छोटे मोटे कट्स हैं, वेरी माइनर कट्स, तो सिर्फ प्लेटलेट प्लग से ही काम हो जाएगा, उसको कोएगुलेशन का रीइंफोर्समेंट का जरूरत नहीं पड़ेगा। बट अगर ज्यादा कट्स है, जनरली देखा जाता है कि थर्ड स्टेप भी कंटिन्यू होगा, इसको क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। या इसमें क्या होगा कि प्लेटलेट ब्लड फॉर्मेशन जो हुआ है उस एरिया में और फिब्रिन थ्रेड्स बनने लगेगा, फिब्रिन एक नेटवर्क बना देगा, रेटिकुलम एक नेटवर्क बना देगा जिसके अंदर की WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स जो भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स है ना, इन्हीं फिब्रिन जो थ्रेड है इनमें फंस जाएंगे और फिर वो एक और स्ट्रांग हो जाएगा, फिर इसके बाद ब्लड बाहर नहीं जा पाएगा। और जैसे ये स्ट्रांग हो जाएगा तो और ये टाइटन भी हो जाता है, क्लॉट टाइटन हो जाता है, जिसको क्लॉट रिट्रैक्शन बोलते हैं। इसके कारण एंडोथेलियल जो सेल्स है जो टूट गए हैं एक दूसरे को और आपस के अपने तरफ खींचते हैं ताकि वो जुड़ जाए और इस तरह ब्लड और बाहर नहीं जाए। तो इसी क्लॉट रिट्रैक्शन में एक फ्लूइड यूज आउट होता है जिसको सीरम बोलते हैं। सीरम इज नथिंग बट प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्योंकि सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स इसमें इस थ्रेड में इसको बनाने में लग गए, है ना, फिब्रिन थ्रेड बनाने में, और इन्हीं फिब्रिन थ्रेड में फॉर्म्ड एलिमेंट्स चले गए। तो इसीलिए प्लाज्मा में जो बचा वो क्या बचा, जो फ्लूइड निकला वो सब क्या हो गया, सीरम हो गया। ठीक है, और कोएगुलेशन पाथवे हमने देखा था, 2 पाथवे है। सबसे पहले तो कोएगुलेशन पाथवे में क्या याद रखना है कि 3 स्टेप्स है। पहला क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, है ना, फिर दूसरा क्या है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना, फिर फिब्रोनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करना। तो फर्स्ट स्टेप्स जो होता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, इसको एक्टिवेट करने का बेसिकली फैक्टर 10 जो बनता है ना, उसको बनने का 2 तरीका है। एक्टिवेटेड फैक्टर 10 बनने का 2 तरीका है, एक इंट्रिंसिक पाथवे और एक एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो इंट्रिंसिक पाथवे क्या है, अंदर हो रहा है, मतलब कि अंदर एंडोथेलियल सेल जो डैमेज हुआ, जहाँ पे कोलेजन फाइबर्स जो भी थे उसके कांटेक्ट में प्लेटलेट्स आते हैं, फिर वो कांटेक्ट फैक्टर्स रिलीज करते हैं जिससे कि फैक्टर नंबर 12 एक्टिवेट होता है, फिर वो सीरीज ऑफ रिएक्शन फैक्टर्स से करके फैक्टर 10 एक्टिवेट कर देता है। सिमिलरली एक्सट्रिंसिक पाथवे दूसरा क्या है, दूसरा पाथवे बाहर की तरफ होगा, मतलब बाहर जो सेल है ब्लड वेसल में नहीं होगा, ब्लड वेसल के बाहर जो टिश्यू है उनमें ब्लड कटा ना, हाथ जैसे स्किन कटा, तो स्किन कट हुआ तो उसके अंदर ब्लड वेसल, तो स्किन है वहाँ पे जो भी कनेक्टिव टिश्यूज उसके जो सेल्स वगैरह हैं, तो वो सेल्स सिक्रीट करते हैं टिश्यू फैक्टर, इनको थ्रोम्बोप्लास्टिन भी बोलते हैं। तो प्लास्टिन याद रखिए, प्लास्टिन है ना, टिश्यू मतलब प्लास्टिक जैसा कोई चीज रिलीज कर रहा है, याद करने का तरीका। तो क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, टिश्यू फैक्टर। ये क्या करेगा, फैक्टर नंबर 7 को एक्टिवेट करेगा, फिर वो फैक्टर नंबर 10 को एक्टिवेट कर देगा। तो इस तरह प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन गया, जिस बेसिकली एक्टिवेटर क्या होता है,
फैक्टर नंबर 10, फैक्टर नंबर 9, कैल्शियम आयंस और फॉस्फोलिपिड, ये सब मिलके एक प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना देते हैं। ठीक है, तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन गया, नाम में इसका छिपा हुआ इसका काम क्या है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, मतलब कि प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना। ठीक है, और फिर थ्रोम्बिन क्या करेगा नेक्स्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप हो जाएगा फिब्रोनोजेन को फिब्रिन में। तो थ्रोम्बिन फिब्रोनोजेन इनएक्टिव फॉर्म है, उसको फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह आप लोग देख सकते हैं, ये क्या है, फर्स्ट स्टेप जो कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। फिर ये सेकंड स्टेप है, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना, फिर थ्रोम्बिन क्या करेगा, फिब्रोनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, थर्ड स्टेप ऑफ कोएगुलेशन। ठीक है, तो फिब्रिन बन गया, फिर इसका पॉलीमराइज होगा, कैसे, फिब्रिन बहुत नेटवर्क बना लेगा ना, स्ट्रॉन्ग क्रॉस लिंक चेन बन जा देता है, ऐसा नेटवर्क किसके थ्रू बनाएगा, 13 क्लॉटिंग फैक्टर। 13 क्लॉटिंग फैक्टर का क्या नाम है, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स। ठीक है, और इन्हीं फैक्टर्स को, इन्हीं को स्टेप को समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एक वीडियो है, आप लोग देखिए। यानी 1 मिनट। देखिए, जैसे ये कट हो गया है ना, हाथ में कोई कट हुआ, उंगली है थंब में कट हो गया, तो ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, ब्लड सेल्स प्रेजेंट है ना, वेरियस सेल्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो ये ब्लड फ्लो कर रहा है, उसके अंदर स्किन के अंदर हम व्यू अंदर आ गया, ब्लड वेसल्स को दिखाया जा रहा है इसमें, ब्लड वेसल्स है ना। क्रिएटिव लर्निंग का बहुत अच्छा एनिमेशन है, थैंक्स टू द क्रिएटिव लर्निंग जो भी टीम है उनको। ब्लड वेसल्स ये अंदर फ्लो कर रहे हैं कैसे, बहुत वेरियस जो भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड प्लाज्मा। फिर इसके अंदर क्या काम करेगा, प्लेटलेट्स है ना, प्लेटलेट जो गैप, जैसे देखिए कैसे कितना ब्यूटीफुली बाहर ब्लड वेसल्स है ना, आरबीसीज एंड ऑल सब निकल रहे हैं। फिर देखिए प्लेटलेट को पता चला अरे कुछ गड़बड़ हुआ है, तो देखिए इकट्ठा हो रहे हैं, एक दूसरे को कांटेक्ट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना। प्लेटलेट पहले एक एडिशन हुआ है ना, प्लेटलेट एक्टिवेशन हुआ, फिर प्लेटलेट सिक्रीशन, फिर प्लेटलेट एग्रीगेशन हो गया, ताकि फिर देखिए एक प्लग जैसा फॉर्म कर दिए, मलहम पट्टी जैसा पिंक कलर का जो दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, तो वो क्या हो गया, एक प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन। फिर इसके बाद से ना जो भी प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो सब कांटेक्ट करेगा है ना, कोएगुलेशन कैस्केड होगा, जिससे कि प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, फिर फिब्रिनोजन फिब्रिन में। एक ब्लू कलर का देखिए थ्रेड जो बना है प्रोथ्रोम्बिन, ये जो सॉरी ब्लू कलर का जो थ्रेड दिख रहा है वो फिब्रिन थ्रेड्स है। फिर इसके अंदर और नेटवर्क बना के स्ट्रांग हो गया ये, तो ये क्या बन गया, ब्लड क्लॉट। फिर इसके बाद क्लॉट का डिसॉल्व भी करना होता है, नेचुरल क्लॉट बन गया है ना, थक्का जैसा जम गया, सॉलिड चीज है ना मास, तो उसको डिसॉल्व करने के लिए प्लाज्मिन्स आते हैं, जो कि हम लोग पढ़ते हैं फिब्रोनोलाइसिस में। इस तरह से फिर वो गायब हो जाएगा और पूरा रिपेयर हो जाएगा, और ऊपर स्क्रीन के सरफेस में भी वुंडीलिंग होगा और फिर वो भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हम लोग देखते हैं, फिब्रिनोलाइसिस। जैसे कि बन गया ना क्लॉट, फिर क्लॉट को डिसॉल्व भी तो करना है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फिब्रिनोलाइसिस। फिब्रिनोलाइसिस, जैसे फिब्रिन वर्ड में छिपा हुआ है, वर्ड को तोड़ तोड़ के सीखिए, क्या है फिब्रिन और लाइसिस। तो फिब्रिन लाइसिस मतलब क्या होता है, टू ब्रेक डाउन, कट करना किसी को, फिब्रिन को तोड़ना। तो फिब्रिन थ्रेड जो ये बना था ना, ये ऐसा फिब्रिन थ्रेड, उसको तोड़ने के, डिसॉल्व करने के लिए क्या मेथड बोलते हैं उसको, डिसोल्यूशन को फिब्रिनोलाइसिस। तो इसके अंदर प्लाज्मिनोजेन एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में, इसको इनएक्टिव फॉर्म में प्लाज्मिनोजेन है इसमें, याद रखिए। तो इनएक्टिव फॉर्म है ये, एक्टिव फॉर्म में प्लाज्मिन में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ये कट कर देता है फिब्रिन थ्रेड्स को, किसमें, फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स। फिर फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स जो बने छोटे छोटे है ना, जो टुकड़े हो गए, इस फिब्रिन, इस नेटवर्क का टुकड़ा हो गया, छोटे छोटे टुकड़े में बन गए, ये सब छोटे टुकड़े को कौन खाएगा, आके मैक्रोफेज, मैक्रोफेज आएगा, उसको निगल जाएगा, खा जाएगा। तो इट विल बी फैगोसाइटोस्ड बाय मैक्रोफेजेस। इस तरह पूरा एरिया सफाया हो गया, सब ठीक हो गया, रिपेयर हो गया, नॉर्मल हो गया सब चीज। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, क्लॉटलेट, सब क्लॉट इनिशिएशन सबसे पहले क्या हुआ है ना, सबसे पहले तो वैस्कुलर स्पैज्म होगा, फिर प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा, फिर एक्टिवेशन ऑफ कोएगुलेशन कैस्केड, जिसमें कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना। देखिए
विथ प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बन गया, फिर फिब्रिनोजन से फिब्रिन बना, फिब्रिन के पॉलीमर्स बन गए जो कि नेटवर्क ऑफ जो स्ट्रक्चर है। फिर इतने बार मैंने नेटवर्क बना दिया, आप लोग को अभी याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना। फिब्रिन पॉलीमर्स क्या बनाते हैं, क्रॉस लिंक एक नेटवर्क रेटिकुलम बना देते हैं जिसके अंदर सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स पकड़े डैमेज और जो भी डेड है जो भी सब उसमें फंस जाते हैं आके। देख किस तरह से जाली जैसा दिख रहा है ना, ये ब्लू कलर का जाली बन गया उसके अंदर, उसको क्या बोलते हैं, क्लॉट। फिर इसी क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फिब्रिनोलाइसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि कोफैक्टर्स जो कि जरूरी है कोएगुलेशन कैस्केड में। कैल्शियम याद रखिएगा, है ना, कैल्शियम इंपॉर्टेंट है। और फिर फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लेटलेट के मेम्ब्रेन में। फॉस्फोलिपिड हर एक का प्लस सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड का ही बना होता है, सबको अभी पता होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। तो कैल्शियम क्या है, किसमें स्टोर होता है, प्लेटलेट के अंदर तो स्टोर होता ही है ना कैल्शियम, और फिर प्लाज्मा से भी आता है, तो वहां से कैल्शियम आयंस आ गया। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जो कोएगुलेशन कैस्केड हमने पढ़ा ना, ये से ये एक्टिवेट फैक्टर कर रहा, फिर उससे ये तीसरा चौथा, चौथे से पांचवा ये सब बन रहा है ना, तो उसमें कैल्शियम आयंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। फिर विटामिन के भी इंपॉर्टेंट होता है ना, मेनली प्रोथ्रोम्बिन, है ना, प्रोथ्रोम्बिन के लिए बहुत जरूरी होता है। तो प्रोथ्रोम्बिन ही थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है ना, तो प्रोथ्रोम्बिन के बनने के लिए बहुत जरूरी इसका रिक्वायरमेंट होता है। डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व है, बट क्लॉटिंग फैक्टर्स के सिंथेसिस में उसको बनाने के लिए उसको जरूरी होता है विटामिन के, ठीक है। तो विटामिन के में एक और चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कहाँ पे किस प्रोड्यूस होते हैं ये, जो हमारे यूजफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट है ना हमारे पूरे बॉडी में, इंटेस्टाइन में, अपने पूरे बॉडी में करीब 100 ट्रिलियन सेल्स हो गए बैक्टीरिया के, है ना, बैक्टीरिया टोटल। तो उसके मोस्ट ऑफ देम यूजफुल बैक्टीरिया किसमें, हमारे कोलोन में, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। तो ये विटामिन के सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। जो बाइल का प्रोडक्ट होता है ना बिलीवर्डिन, उसका ब्रेक डाउन करके, है ना, वो सब चीज का, बहुत सारे चीज का स्ट्रक्चर्स को ब्रेक डाउन करते हैं, तो सब में मदद करते हैं। तो उन बैक्टीरिया का एक फंक्शन भी क्या है, विटामिन के को सिंथेसाइज करना। विटामिन के इज ए फैट सॉल्युबल प्रोटीन, यानी कि ये फैट में सॉल्युबल होगा और उसी से ब्लड के थ्रू ट्रैवल करते हुए कहीं भी जा सकता है। तो जिन पेशेंट्स में, जिन लोगों में फैट का कम एब्जॉर्प्शन है या फैट कम जो खा रहे हैं, तो उनमें विटामिन के का डिफिशियंसी होता है, जिसके कारण की ब्लीडिंग प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। कुछ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जान लीजिए, क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स जैसे कि थ्रोम्बोसिस हो गया, एम्बोलिज्म हो गया और हीमोफीलिया। तो ये तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग चैप्टर एंड करेंगे, ठीक है। थ्रोम्बोसिस क्या है, थ्रोम्बोसिस क्या है, इट इज फॉर्मेशन ऑफ ए स्टैटिक ब्लड क्लॉट। ब्लड वेसल्स हैं जैसे कि, और उसके अंदर ब्लड क्लॉट जमा हो गया, रुक गया, और वो डिसॉल्व नहीं हुआ बॉडी से, फिब्रिनोलाइसिस नहीं हो पाया, तो वो क्या करेगा, ब्लड फ्लो, जब ब्लड फ्लो कर रहा है ना, ब्लड हमेशा फ्लो करते रहता है, हार्ट पंप करता है ना, तो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्या होता है, फ्लो करते रहता है। तो इसलिए क्लॉट बनने के कारण ये इसका रास्ता में बाधा पहुंचा दिया, तो इसका फ्लो डैमेज हो जाएगा, फ्लो कम होगा। तो इसके कारण जो ये ब्लड जहाँ पे ले जा रहा है ना, टिश्यूज में ब्लड पहुंचेगा, कम पहुंचेगा, तो इसके कारण ब्लड में टिश्यूज में इस्चेमिया हो जाएगा। इस्चेमिया किसको बोलते हैं, डिक्रीज इन ब्लड फ्लो ऑफ द टिश्यूज को इस्चेमिया बोलते हैं। और नेक्रोसिस किसको बोलते हैं, नेक्रोसिस यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, नेक्रोसिस किसको बोलते हैं, जो टिश्यूज जो अंदर के सब सेल्स का डेथ होने लगा, तो उसको क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस। तो इसी लो ब्लड फ्लो के कारण टिश्यूज के अंदर इस्चेमिया या नेक्रोसिस हो सकता है। जैसे कि अगर कोरोनरी आर्टरी, यानी कि हार्ट के आर्टरी में अगर हो गया, तो उसके अंदर हार्ट अटैक आ सकता है। कोरोनरी आर्टरी किसको सप्लाई करता है, ब्लड, याद है, कोरोनरी आर्टरी हमारे कार्डियक मसल्स को ब्लड सप्लाई करता है। तो कार्डियक मसल्स हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करना ही कम कर देगा, तो हार्ट ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट करेगा, स्लो पंपिंग करेगा, तो उसको क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस, है ना, सेरेब्रल वेन वगैरह में अगर क्लॉट फॉर्म हो गया, तो ब्लड कम फ्लो करने लगेगा, तो नर्व्स वहाँ के डैमेज हो सकते हैं, जिसके कारण पैरालिसिस हो सकता है। तो ये थ्रोम्बोसिस। फिर एम्बोलिज्म, एम्बोलिज्म कुछ नहीं है ना, एम्बोलिज्म इज जब थ्रोम्बस क्लॉट ही है, उसके अंदर थ्रोम्बस क्लॉट अगर ब्रेक डाउन होने लगा, सपोज 1 मिनट, सपोज ये क्लॉट ऐसा था बना हुआ ऐसा ना, इसके टुकड़े निकल के ऐसे ब्लड में तैरने लगे, तो जैसे कि थ्रोम्बस स्टैटिक हो गया, रुका हुआ क्लॉट है, जो कि डिसॉल्व नहीं हुआ। और अगर इसी टुकड़े से अगर कुछ क्लॉट ब्रेक फ्री हो गया और वो
सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहे हैं तो उनको उसको क्या बोलेंगे, एम्बोलस। क्लॉट जैसे कि ये जो स्टैटिक क्लॉट हो गया इसको क्या बोलेंगे, थ्रोम्बस। थ्रोम्बस थ्रोम्बोसिस में हो गया। और ये जो फ्लो फ्रीली फ्लो कर रहा है इसको क्या बोलेंगे, एम्बोलस। क्या बोलेंगे, एम्बोलस, है ना। ये जो फ्रीली क्लॉट जो फ्रीली मूव कर रहा है ब्लड में उसको क्या बोलेंगे, एम्बोलस। जैसे कि ये डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म का एग्जाम्पल दिया हुआ है। लेग में सपोज कहीं कोई लेग के वेसल में क्लॉट फॉर्म हुआ और इसमें से ब्रेक ऑफ हो गया एम्बोलस क्लॉट, और वो देखिए वेन इंफीरियर वेना कावा के थ्रू हार्ट में आया, फिर वो पंप हो गया, फिर वो देखिए लंग्स में गया, लंग्स में जाके वहाँ पे कोई वेसल में फंस गया, है ना, लॉस हो गया वहाँ पे, तो इस तरह मूव कर रहा है तो वहाँ पे एम्बोलस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉज कर सकता है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। और एम्बोलिज्म डिफिकल्ट होता है क्योंकि डेंजरस होता है क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, ठीक है, एज कंपेयर टू थ्रोम्बस, ठीक है। और इनको हटाने के लिए इनका उपाय क्या है, क्लॉट बस्टर्स बोला जाता है इनको। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है, नाम में ही है थ्रोम्बस, है ना। थ्रोम्बस बोलता है, मैंने बताया ना, थ्रोम्बस को तोड़ने वाला थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स। जैसे कि एक दो एग्जाम्पल एटलीस्ट याद कर लीजिए, एग्जाम में आता है ये, एकदम अच्छे से याद कर लीजिए ना। नीट में आता है क्या, स्ट्रेप्टोकाइनेज और टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। स्ट्रेप्टोकाइनेज और टीपीए का क्या फुल फॉर्म है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ठीक है। ये कुछ क्लॉट बस्टर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी सर्जिकल मेथड्स होते हैं क्लॉट को तोड़ने के लिए ना, कैथेटर्स वगैरह के थ्रू, है ना। सर्जिकल मेथड्स होते हैं, वायर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ब्लड वेसल्स के थ्रू डालकर उसको क्लॉट को तोड़ा जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक और टॉपिक इम्पॉर्टेंट है जो कि हीमोफीलिया है ना। हीमोफीलिया के बारे आप लोग को एटलीस्ट तीन चीज एग्जाम्पल में आना चाहिए, है ना। हीमोफीलिया जो इसके ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी, ठीक है। हीमोफीलिया होता क्या है, हीमोफीलिया इसके अंदर है ना, हीमोफीलिया है ना, ब्लड है ना, ब्लड से अट्रैक्शन हो गया, मतलब कि ब्लड ज़्यादा ब्लीड करते रहता है बॉडी में। अगर माइनर सा जरा सा भी कट हो गया उनमें तो बहुत समय लेगा, ब्लीडिंग टाइम बहुत ज़्यादा होगा, बहुत देर से ब्लड रुकेगा, तो इसके पेशेंट्स को हीमोफिलिक पेशेंट्स बोलते हैं। इसमें जनरली एक इसको रॉयल्स डिजीज भी बोला जाता है क्योंकि ये क्वीन विक्टोरिया थी, उनके चिल्ड्रन के थ्रू, है ना, ये स्प्रेड आउट हुआ। और जनरली ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस मतलब कि ये दादा से पोता को जाएगा, है ना, ग्रैंडफादर से ग्रैंड सन को जाएगा, ठीक है। जनरली फीमेल्स में ये नहीं होता क्योंकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेड डिजीज है। एक्स लिंक्ड है जो क्योंकि फीमेल्स के अंदर ये अगर डेवलप हुआ, है ना, एक्स अगर दोनों के अंदर अगर वो प्रेजेंट होता है तो जनरली उनके बर्थ के टाइम ही फीमेल्स का डेथ हो जाता है। तो इसीलिए जनरली ये मोस्टली मेल्स में ही देखा जाता है, फीमेल्स में बहुत कम। फीमेल्स में अगर हुआ भी तो इन मिलियंस, है ना, अगर हुआ भी तो उनका बर्थ के समय ही डेथ हो जाता है। तो तीन चीज याद रखेगा, हीमोफीलिया ए किसके डिफिशिएंसी से होता है, फैक्टर नंबर 8, हीमोफीलिया फैक्टर नंबर 9 और हीमोफीलिया सी फैक्टर नंबर 11, ठीक है। 8 याद रखिएगा, है ना, 8 है, फिर 9 है, 9 के बाद जंप कर जाना, 10 नहीं है, ठीक है ना। 9 है, 9 देखिए 9 को रोमन नंबर में 1 और 10 लिखते हैं, फिर 10 और 1 इधर आ गया सी में, ठीक है। तो उससे याद रखिएगा ए बी सी 8, 9 और 11, ठीक है। 8, 9 और 11 है, ठीक है। इस तरह आज का हम लोग ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। होप आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा होगा, ठीक है। प्लीज़ लाइक द वीडियो, अगर आप लोगों को पसंद आया, डू कमेंट ऑल्सो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।